जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दिया है। लियाकत अली चट्टा साहब ने ऐसा क्यों किया और इसका अब क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और क्या लियाकत अली चट्टा साहब वाहिद आदमी है जो ये इंकशाफ करने वाले हैं या आने वाले दिनों में इस टाइप के और भी इंकशाफात हो सकते हैं। और इसके साथ साथ लियाकत अली चट्टा के जो इंकशाफात हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पूरी ब्यूरोक्रेसी कहां पे स्टैंड करती है और क्या मियां नवाज शरीफ साहब को इसके बाद अब गवर्नमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। पहली बात तो आपको ये मैं बताता चलूं कि लियाकत अली चट्टा साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूं, मेरे इनके साथ बड़े दरीना तल्लुकात हैं और ये मेरे पास कई मरतबा तशरीफ भी लाए और मैं भी इनके पास गया और मैं इनकी सलाहियतों का मोतरिफ हूं। जो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, सरासर बात गलत है। ये 100% अपनी सेंसेस में है और बहुत ही सेंसेबल इंसान है। ये इससे पहले 4-5 जिलों में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। ये गुजरात के अंदर डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, ये डीजी खान के अंदर डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, ये सरगोदा के अंदर डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और इसके साथ साथ ये रावलपिंडी के अंदर भी पहले कई पोजीशंस पे रहे हैं। और इनको जिम खाने का डीसी कहा जाता था। उसकी वजह ये थी जहां पे भी ये जाते थे वहां पे ये जिम खाना बनवाते थे और एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्लब ये क्रिएट कर लेते थे। इसलिए पूरी ब्यूरोक्रेसी में ये कहा जाता था कि अगर आपने किसी जगह क्लब बनाना हो या आपने एक मुर्दा जिम खाने को दोबारा जिंदा करना हो तो आप लियाकत अली चट्टा को वहां पे लगा दें और ये चंद दिनों में बगैर किसी सरमाए के, बगैर किसी पैसे के एक बहुत शानदार किस्म का क्लब वहां पे खड़ा कर देंगे जो इस्लामाबाद क्लब के बराबर होगा या लाहौर के जिम खाना के बराबर होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि ये करते थे। दूसरा, इनको जो भी टास्क दिया जाता था ये उसे डिलीवर करते थे और निगरान चीफ मिनिस्टर ने जब इन्हें रावलपिंडी की डिवीजन दी तो उसके बाद वाकई इन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रावलपिंडी के अंदर किए और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब इनसे बहुत ज्यादा खुश थे। ये बात दुरुस्त है। अब लियाकत अली चट्टा साहब ने ऐसा क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो जाहिर है अब आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा, इसके बहुत सारे जवाब निकलेंगे। लेकिन जब से इलेक्शन हुआ है वो ये मुझे मुसलसल फोन कर रहे थे और इनकी कॉल मिस हो जाती थी और जब मैं इनको रिंग बैक करता था तो मेरी इनके साथ बात नहीं हो पाती थी क्योंकि ये बाज़ औक़ात आउट ऑफ रीच होते थे और फिर इनका फ़ोन आता था और फिर मैं किसी जगह बिजी होता था तो मैं फ़ोन पे इनके साथ बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये रेगुलर बेसिस पे अचानक इन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिए थे, जो ज़ाहिर है शायद किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे हो, क्योंकि अब जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद ये मेरे साथ कोई मशवरा करना चाहते थे। बहरहाल जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने इन्हें खुद फोन किया और उसके बाद मेरी इनके साथ बड़ी तफसील से बात हुई। एक तो उनका ये कहना था कि जो कुछ मैंने कहा है मैं मुकम्मल तौर पे उसे ऑन करता हूं और मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक ये आवाज़ उठाई है, इसके मामले में मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप तो 12 मार्च को रिटायर होने वाले थे। उसने कहा जी इस पर कोई शक नहीं कि मैं रिटायर होने वाला था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं बतौर कमिश्नर ये बात करूं। अगर मैं रिटायरमेंट के बाद बात करता तो शायद उसकी कोई हैसियत ना रहती। तो मैंने बतौर कमिश्नर अपनी कुर्सी पे बैठ के सब कुछ कहा, इसलिए मैं इसको ऑन करता हूं। तो मैंने कहा अगर कोई कमीशन बनता है तो क्या आप उसके सामने पेश होंगे? तो इनका कहना था कि मैं कमीशन के सामने अपने आप को पेश करूंगा और जहां पे मुझे सबूत देने पड़े मैं वो सबूत भी दूंगा, लेकिन बहरहाल सबूत की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था कि आप सिर्फ फॉर्म 45 जो हैं वो सारे जमा कर लें तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने हलकों के अंदर आपने धांधली करवाई? तो उन्होंने कहा जी तमाम MNA जो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं और वो उनका ताल्लुक आज़ाद उम्मीदवारों से नहीं है, वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको हमने जितवाया था। तो उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि देखें आप तो कमिश्नर थे और आपके पास कोई डायरेक्ट इख्तियार नहीं था कि आप किसी के इलेक्शन को मैनेज कर सकें या किसी के फॉर्म 45 को तब्दील कर सकें। तो उनका ये कहना था कि मैं कमिश्नर था और नीचे सारे मेरे सबॉर्डिनेट्स थे और मेरे अहकामात के वो पाबंद थे, लिहाजा मैं उनको जो जो डायरेक्शन देता जाता था वो उसके मुताबिक काम करते रहे। मैंने से पूछा कि इस डिवीजन के अंदर तो राजा परवेज अशरफ साहब भी आते हैं जो इस वक्त स्पीकर हैं, तो क्या आपने उनका इलेक्शन भी मैनेज किया? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने उनका इलेक्शन भी मैनेज किया और मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि मैंने उनको भी जितवाना है, लिहाजा मैंने राजा परवेज अशरफ साहब को भी जितवाया। फिर उनका यह भी कहना था कि हमने 50-50 हज़ार वोट बल्कि 70-70 हज़ार वोट भी दाएं से बाएं किए हैं, हमने ठप्पे भी लगाए हैं और हमने फॉर्म 45 भी तब्दील किए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे ये करवा कौन रहा था? तो उन्होंने कहा जी ये मैं कमीशन के सामने बताऊंगा कि मुझसे ये किसने करवाया था, लेकिन मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ठीक जवाब दे रहा हूँ।
मैंने उनसे पूछा कि ये सोशल मीडिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, कहीं इसका इफेक्ट तो नहीं है? तो इस पे उनका जवाब ये था कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करता था और उसका असर भी मेरे ऊपर था, क्योंकि जो बाहर से लोग मेरे दोस्त थे, जो मेरे जानने वाले थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, वो मुझे वहाँ से मैसेज रेगुलर भेजते रहते थे और उन मैसेजेस से मैं बाकायदा मुतासर होता था। और यहाँ से भी जो मैसेजेस आ रहे थे, जो मैं पाकिस्तान की फ़िज़ा देख रहा था, उसमें मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपना किरदार अदा करना चाहिए। लिहाजा मैं अपने ज़मीर से मजबूर होकर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हुआ। मैं और ये उसमें उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 2-3 मरतबा खुदकुशी की भी कोशिश की, क्योंकि इलेक्शन के बाद मैं अपने ज़मीर का यरगमाल हो गया था। और आज सुबह जब मैं ये फैसला कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उस वक्त भी मैं सुसाइडल टेंडेंसी में था। मैंने उस वक्त भी फैसला किया कि मुझे मर जाना चाहिए और शायद मैं पहला कमिश्नर होऊंगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो अपनी सीट पे बैठ के खुदकुशी करेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे खुदकुशी करने के बजाय सच बोलना चाहिए और उसके बाद मैं सच बोलने पे मजबूर हो गया। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके सबॉर्डिनेट्स को, स्टाफ को पता था कि आप ये क्या कहने वाले हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो PSL रावलपिंडी का जो था उसके लिए बुलाई थी, और जब मैं वहाँ मेज़ पे बैठा, सामने मीडिया था, तो मैंने PSL को एक साइड पे रखा और फिर मैंने ये सच बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे साथ जो मेरे सबॉर्डिनेट्स बैठे हुए थे वो वहाँ से उठ के चले गए और इससे सारी सूरत-ए-हाल ज़ाहिर तब्दील हो गई। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप क्या करना, क्या आप इमरान खान साहब से मुतासर हैं? तो इसका जवाब ये था कि मैं इमरान खान साहब से बिल्कुल मुतासर नहीं हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा ना पिछली गवर्नमेंट में डिलीवर कर सकें और ना अगर आइंदा उनकी हुकूमत आए तो वो डिलीवर कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये महसूस करता हूँ कि जो ड्यूटी मेरी थी इलेक्शन करवाने की, वो मैं नहीं करवा सका और ये पाकिस्तान उसी जगह पहुँच गया जहाँ पे 1970 और 1971 में था। तो उनके जो जवाब थे वो ज़ाहिर मेरे लिए बड़े हैरानकुन और शॉकिंग थे और मैं इन जवाब के दौरान बार बार सोचता रहा और कुरेदता रहा कि मुझे कहीं ये पता चले कि कहीं वो ज़हनी तौर पे वाकई डिस्टर्ब तो नहीं है। तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, वो उसी तरह एज़ यूजुअल वो अपनी हाई स्पिरिट में थे और किसी जगह ये फीलिंग नहीं आती थी कि वो कोई ट्रैक से हटे हुए या कोई मैडनेस की तरफ गए हुए हैं। वो टोटल एक कम्प्लीटली नॉर्मल आदमी था। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं क्योंकि इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ कि अगर किसी जगह इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस मुझे लेके वहाँ लेके जाए और वहाँ पे मैं फिर सच बोलूँ। मैंने उससे पूछा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सारे मामले में क्या कंट्रीब्यूशन है और ये जो इलेक्शन कमीशनर के ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या बराह रास्त वो आपको ऑर्डर देते थे? तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये इलेक्शन क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करवाए थे और इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की थी, तो मैं उन दोनों को भी अपने साथ जिम्मेदार समझता हूं और मुझे अगर फांसी लगाया जाए रावलपिंडी के चौक पे तो इन दोनों को भी ये इसी सलूक से गुजारना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरे साथ उसी तरह शरीक हैं जिस तरह मैंने ये जुर्म किया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं उनके जो बयान है उनके अंदर कुछ जान है? यहाँ पे अब जाहिर दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि लियाकत अली चट्टा साहब का जो बयान है सिर्फ बयान की हद तक तो हम इसे नहीं ले सकते, इस पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई एक कमीशन बनना चाहिए जो इनसे बाकायदा ओपन इनके साथ बात करके और उसकी ओपन हेयरिंग करके उनसे इनका वर्डिक्ट ले और अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत बाकायदा जमा होना चाहिए और फिर उसका एनालिसिस होना चाहिए। और अगर ये साबित कर सकें तो फिर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, फिर ये इलेक्शन जो है ना इसके नताइज भी अब नाकाबिले कबूल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो तब भी ये बयान जो है इस इलेक्शंस को दफन करने के लिए काफ़ी है और साथ ही इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसकी जीत के लिए भी काफ़ी है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि लियाकत अली चट्टा साहब जैसे लोगों के बयानात के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होगी अब उसकी कोई लेजिटिमेट हैसियत नहीं होगी, वो एक गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमत ही होगी और वो हुकूमत एक जिंदा लाश होगी जिसे अल्टीमेटली किसी ने दफन कर ही देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने निकाल लेगी गवर्नमेंट, वो ख़त्म हो जाएगी। इस सूरत हाल में अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपना कंधा पेश करते हैं तो अपनी पार्टी को दफन कर लेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब डेफिनेटली इसको लेके फिर रहे हैं अब इस बयान को, उन्होंने इस लाश को अपने कंधे पे उठा लिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल बयानात भी आ रहे हैं। ये ट्रेंडिंग में भी इस वक्त लियाकत अली चट्टा साहब हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इसका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा कि अफजल खान साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उनका बयान आ चुका था और उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको कंधों पर उठा लिया था और अफजल खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जलसे के अंदर मौजूद होते थे
लेकिन जब कमीशन बना और उनसे कहा गया कि आप सबूत जमा करवाएं, तो वो सबूत जमा करवाने में नाकाम हो गए थे और उसके बाद बल्कि बहुत अरसा वो शर्मिंदा भी रहे हैं और आज लोग उनके नाम तक से वाकिफ नहीं है। आपको 35 पंक्चर का इशू भी याद होगा कि नजब सेठी साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने 35 पंक्चर से लगाए थे, यानी 35 सीटें उन्होंने मेरी लेके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी थी। लेकिन बाद में जब इमरान खान साहब से कहा गया कि आप इसका सबूत पेश करें, तो इमरान खान साहब किसी जगह पे भी सबूत पेश नहीं कर सके थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि लियाकत अली चट्टा साहब इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में नए अफजल खान और नए नजब सेठी साबित हों और किसी जगह पे भी वो इसको साबित ना कर सकें। तो इमरान खान साहब ठीक है, इस वक्त एक नैरेटिव लेके फिर रहे हैं, उन्हें इस बात पे खुश होना चाहिए। और मैं क्योंकि पहले भी कह चुका हूं कि अगर इमरान खान साहब की सीटें ज़्यादा हैं, उन्हें ज़्यादा मैंडेट मिला है, तो हुकूमत बनाना उनका हक है, उन्हें यह हक मिलना चाहिए। साथ साथ बार बार मैं ये कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस जगह अपना कंधा पेश नहीं करना चाहिए, इनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगी। अगर अगला इलेक्शन हुआ तो ये 4 सीटें भी हासिल नहीं कर सकेंगे और इनका टिकट लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन लियाकत अली चट्टा साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को बहुत बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ये बड़ा फैसला कर लिया तो एक और सेटबैक होगा उनके लिए और इसका भी कोई नतीजा उनके हक में नहीं निकल सकेगा। लियाकत अली चट्टा साहब का ख्याल ये है कि मैं सिर्फ अकेला आदमी नहीं हूं, ब्यूरोक्रेसी में बेशुमार मेरे जैसे लोग मौजूद हैं जो अब बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। वो मेरी मिसाल को ज़हन में रख के अब बोलेंगे और ब्यूरोक्रेसी के अंदर से अगर 3-4 आवाज़ें और उठ गई तो फिर ये सारा सिस्टम दफन हो जाएगा। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। वाकई लियाकत अली चट्टा इस वक्त पहली आवाज़ है और अगर इस आवाज़ में दूसरी आवाज़ें मिल जाती हैं तो फिर वाकई पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत हाल हो जाएगी जिसको कंट्रोल करना अब इतना आसान काम नहीं होगा। अब आखिरी सवाल इस सारे सेगमेंट का वो ये है कि इस सूरत हाल को देख के हम क्या पेशगोई कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये सूरत हाल कंट्रोल ना हुई, अगर किसी ने आगे बढ़ के एक कौमी गवर्नमेंट ना बनाई जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हों, जिसके अंदर इलाकाई पार्टियां भी हों और कौम परस्त पार्टियां भी हों, अगर किसी ने ये गवर्नमेंट ना बनाई तो फिर इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ और एमरजेंसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि मुल्क को इस क्यास में, इस अफरा तफरी में नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर ये अफरा तफरी फैल गई तो फिर इसको कंट्रोल करना मेरा नहीं ख्याल कि अफवाज पाकिस्तान के बस की भी बात रहेगी। हालात वाकई बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इनिशिएटिव बहरहाल आपको कोई ना कोई लेना पड़ेगा।